तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था नामक विषय में हमें भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना होता है। संविधान नियम एवं कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है और प्रस्तावना भी है। इन्हीं प्रस्तावनों को हमें पढ़ना है। भारत एक राज्य है। माना कि भारत एक राज्य है क्योंकि राज्य होने के लिए जो 4 गुण होनी चाहिए वो भारत में है। पहला गुण क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या और तीसरा सरकार और चौथा में संप्रभुता। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल या फिर भूभाग। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा में जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ से भी अधिक है। और तीसरा में सरकार, यानी भारत में भारत सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है। और संप्रभुता, यानी राज्य का सबसे आवश्यक तत्व संप्रभुता होता है। भारत 1947 के बाद संप्रभुता राष्ट्र बना, यानी 1947 के बाद एक स्वतंत्र देश बना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग शासन के अंग। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संचालित करने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के सामने 3 चुनौतियां मूलतः होती ही है, जिसमें पहला विधि अर्थात कानून बनाने की चुनौती, दूसरा कानून के अनुरूप शासन संचालित करने की चुनौती और तीसरा में है कानून के अनुरूप न्याय करने की चुनौती। पहला पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग विधि या कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाता है? विधायिका। कोई कहेगा विधायिका किसे कहते हैं? तो विधि या कानून बनाने वाला संस्था क्या कहलाता है? विधायिका कहलाता है। भारत में विधि का निर्माण करने वाली संस्था संसद कहलाता है। संविधान का अनुच्छेद 79वां संसद के गठन को लेकर प्रदान करता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। राज्य में विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था राज्य विधानमंडल है। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। विधि एवं कानून के अनुसार शासन संचालित करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। केंद्र सरकार के कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। नोट में हम लोग याद रखेंगे
कि भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे संविधान को प्राप्त होता है। यानी भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्थान किसे संविधान को दिया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं शासन। शासन प्रणाली के प्रकार। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार के होता है। पहला संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अर्धछात्मक शासन प्रणाली। अब हम लोग इधर पढ़ते हैं संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो इस शासन प्रणाली का जन्मदाता देश ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत कैसा शासन प्रणाली को अपनाया है। तो संसदीय कहता है इसमें कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, जिसमें एक नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख, जैसा कि भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलता है। भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलता है। ब्रिटेन में राजा रानी और भारत राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। वहीं इन दो भारत और ब्रिटेन प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। इस शासन प्रणाली में यानी संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कह देगा कि संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं अर्धछात्मक शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली का जन्मदाता देश अमेरिका को माना जाता है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। सभी सरकार का निर्णय अंतिम रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस शासन प्रणाली में यानी अर्धछात्मक शासन प्रणाली में राज्य और सरकार दोनों का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे तौर पर आम जनता भाग लेती है। और कुछ पॉइंट है
जो कि संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री बनने के लिए विधायिका का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीना के भीतर विधायिका के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होती है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहरा संबंध होता है और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करती है। यही अर्धछात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है। अर्धछात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है। वही देखिए संसदीय शासन प्रणाली में इसमें आम जनता भाग नहीं ले सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं। पहला संघीय शासन प्रणाली, दूसरा एकात्मक शासन प्रणाली और तीसरा परिसंघात्मक शासन प्रणाली। चलिए अगला वीडियो में इन तीनों का डिफाइन करते हैं हम फिर। बाकी के लिए धन्यवाद। हो सके तो आप सब सब्सक्राइब करके जुड़े ताकि अगला इन तीनों का फाइंड करें तो आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।